नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल और गुड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीकॉम के एग्जाम्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे या कंप्लीट हो चुके होंगे। मेरे बेटा, मैंने एमसीक्यूज के ये मॉक टेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जो कि मैंने पिछले 10 दिन से कोई भी इसका टेस्ट का वीडियो नहीं बनाया। उसके पीछे कारण रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अक्रॉस इंडिया से मेरे पास कॉल आया। जो मेरे अपने स्टूडेंट्स थे उनका भी कॉल आया कि सर हमारे तो बीकॉम के एग्जाम्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मार्च के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में ये वीडियोस अगर अपलोड करेंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से इनको देख पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से इनको समझ पाएंगे और इन सारे मॉक टेस्ट को कर पाएंगे। तो कीपिंग इन माइंड जो स्पेशल रिक्वेस्ट मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से आया था, मैंने पिछले 10-12 दिनों में कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया था। बट देन 11 मॉक टेस्ट अभी तक हम लोग कर चुके हैं। टोटल 25 मॉक टेस्ट मैंने आपको करवाने हैं। तो सारे के सारे मॉक टेस्ट की सीरीज आज हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये किताब का कवर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है, ये मॉक टेस्ट न्यू सिलेबस का जो है उससे रिलेटेड है और 25 मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए हैं। इसके अंदर काफी हद तक क्वेश्चंस बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जैसे आपके सीए इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट के अंदर आए हुए हैं। मैंने 18 मार्च को सीए इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट जो है वो भी सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था। एक बार अगर आप उसको लिस्ट पे देखेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से वहां पे दिखाई दे जाएगा। आइए, आज हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग ये सारे के सारे 25 मॉक टेस्ट अपने कंप्लीट करेंगे। एंड हियर वी स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट नंबर 12। ये मॉक टेस्ट नंबर 12 गिवन है ऑन द पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 है और इस पेज नंबर 106 के ऊपर आपको ये मॉक टेस्ट नंबर 12 गिवन है। आइए मेरे बेटा, जल्दी से ये सारे के सारे मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है, तो चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे स्टूडेंट अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम एंड फ्री टू गिव मी अ कॉल। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपने कभी सॉल्व करना, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर्स यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे येलो कलर की जो स्ट्रिप आपको मेरे राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी 8010921000 का जो ये मोबाइल नंबर है, ये मेरा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप मेरे को कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए हम लोग जरा स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 12। और मॉक टेस्ट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसको अच्छे से देखिए। मॉक टेस्ट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है दैट द ओवरऑल लिमिट इन केस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज। मेरे बेटा, 80G के अंदर मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताया कि इसकी 4 कैटेगरीज बना लीजिए। कैटेगरी ए, जिसके अंदर 100% का डिडक्शन मिलता है बिना किसी लिमिट के। कैटेगरी बी, जिसके अंदर 50% का डिडक्शन मिलता है बिना किसी लिमिट के। कैटेगरी सी, जिसके अंदर डिडक्शन मिलता है 100% का बट विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट। कैटेगरी डी, जहां पे 50% का डिडक्शन मिलता है बट विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। नाउ द इशू इज कि वो कैटेगरी, वो लिमिट क्या है? वो जो लिमिट है 10% की लिमिट है। 10% किसका? 10% है ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय आप ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कम करेंगे, आप सेक्शन 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कम करेंगे। हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा, सर क्या सेक्शन 112A जो नया सेक्शन आया है और जो कैजुअल इनकम से क्या उसको भी लेस करना है? आंसर इज बिग नो। जब तक पार्लियामेंट हमारे एक्ट के अंदर चेंज नहीं करेगा तब तक हम लोग 112A और कैजुअल इनकम्स को रिड्यूस नहीं करेंगे। उसके अलावा आप बाकी 2 कैपिटल गेन्स को आपने लेस करना है। 112 का कैपिटल गेन्स लेस करना है, 111A का कैपिटल गेन्स लेस करना है और फिर जो आपके पास आएगा दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम और उसका 10% इज द लिमिट दैट वी विल यूज फॉर कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। तो यहां पे भी जो हमारे पास आंसर है वो आंसर दिया हुआ है 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। मेरे बेटा, ये दोनों अपने आप में ठीक आंसर्स हो सकते हैं, दोनों अपने आप में ठीक आंसर्स हो सकते हैं,
लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमारे पास जो आंसर्स हैं उसके अंदर दो या दो से ज्यादा आंसर्स ठीक आंसर्स हैं, तो जो सबसे क्लोज द नियरेस्ट पॉसिबल आंसर हो आप उसको चूज कीजिएगा। हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी चूज करूंगा। हालांकि अगर आप आंसर शीट में देखेंगे जहां पे वो आंसर का बॉक्स बना हुआ है वहां पे ए लिखा हुआ है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ए की जगह बी कर दीजिएगा, तो इट विल बी बेटर प्रेजेंटेशन एंड बेटर आंसर। चलिए, तो अब हम लोग आएंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट द क्वांटम ऑफ द डिडक्शन व्हिच इज अलाउड अंडर सेक्शन 80U to an individual who has a disability of less than 40% shall be। यहां पे अगेन एक बड़ी सरप्राइजिंग सी बात मेरे को सब पता चलती है। अक्रॉस इंडिया बहुत सारे टीचर्स हैं जो टैक्स पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं उस पर। एट द सेम टाइम आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो 40% वाली लिमिट की जो कंसेप्ट है, ये बहुत कम लोग अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। ये जो 40% वाली लिमिट है, ये इनकम टैक्स एक्ट के 80U में मेंशन नहीं है। इनफैक्ट एक हमारे पास अलग से एक्ट बना हुआ है द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और उनसे रिलेटेड एक एक्ट बना हुआ है, 1950s का एक्ट है ये। वो वाला एक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो सेक्शन 80U में लाइन यूज हुई है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो डिसेबिलिटी एक्ट में गिवन है। और जब डिसेबिलिटी एक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड, उसको जब एक्ट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहां पे 40% की बात कही गई है। एनी पर्सन हु हैज अ डिसेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 40%, दैट पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। और क्योंकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं माना गया है, इस वजह से 80U का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मेरे बेटा, मैंने अपने चैनल के ऊपर ही 80U का एक अलग सेक्शन का एक पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको 80U के उस सेक्शन का लिंक दूंगा, आप उस लिंक को पढ़िएगा, उस लिंक को देखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा, आपको बड़े अच्छे से बात समझ आएगी कि 40% की लिमिट कहां है। क्या वो इनकम टैक्स एक्ट में है, किसी दूसरे एक्ट में है जिसको रिलेट करना है इनकम टैक्स एक्ट के साथ। तो आइए यहां पे इसको दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखता है ये? कहता है दैट द क्वांटम ऑफ द डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80U which is allowed to the individual who has a disability of less than 40% shall be, जिसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है उसको डिडक्शन मिलेगा 0। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बताता है? कहता है that the amount received from the recognized provident fund after 5 years of continuous services is। बेटा, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट किया और वो 5 साल की रिटायरमेंट नौकरी के बाद रिटायर हो रहा है, 5 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विसेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये कैसे पता चलेगा कॉन्टिन्यूस सर्विसेज है या नहीं है? कॉन्टिन्यूस सर्विसेज है या नहीं, वो प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ो तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है कि कब मानेंगे कॉन्टिन्यूस सर्विसेज है और कब मानेंगे कि कॉन्टिन्यूस सर्विसेज नहीं है। अगर ये 5 साल की सर्विसेज कॉन्टिन्यूस सर्विसेज है तो 5 साल के बाद जब रिटायरमेंट है तो जो भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा। सेक्शन यूज करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 12। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आएंगे हम लोग। If an SSC discontinues a life insurance policy before the completion of 2 years, then ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपने प्रीमियम पे किया तो हम 80C में उसका डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, फेयर इनफ। लेकिन अगर आपने उस पॉलिसी का प्रीमियम पहले साल दिया 80C का डिडक्शन ले लेंगे आप, दूसरे साल दिया 80C का डिडक्शन आप फिर ले लेंगे, तीसरे साल आपने दिया 80C का डिडक्शन आप फिर ले लेंगे। तो जितने साल आप प्रीमियम पे करते रहेंगे उतने साल तक आपको उसका 80C का डिडक्शन मिलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने प्रीमियम पे किया, 80C का डिडक्शन भी क्लेम कर लिया, अगले साल उसने प्रीमियम नहीं पे किया, दूसरे साल प्रीमियम नहीं दिया, तीसरे साल प्रीमियम नहीं दिया, कहने का मतलब यह कि उसने अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया, पॉलिसी बंद कर दी।
अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी बंद कर दे, अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दे पहला प्रीमियम पे करने के बाद, तो फिर क्या जो उसने प्रीमियम पे किया था उसका डिडक्शन उसको कंटिन्यू रहेगा? आंसर इज बिग नो। सरकार ने यहां पे सेक्शन 80C में साफ साफ कहा है कि अगर आप 2 साल के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो पहले साल जो आपने प्रीमियम की वजह से 80C का डिडक्शन लिया था उस डिडक्शन को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। डिडक्शन को डिसअलाउ करने का मतलब यह हुआ कि वो पैसा आपकी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी उसको ऐड करने की वजह से। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो ये है, इफ एन एसोसिएट डिसकंटिन्यूज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 years, देन अगर 2 साल से पहले पॉलिसी को बंद कर दिया तो क्या होगा? डिडक्शन जो पहले ले लिया वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और इनकम के अंदर ऐड करके टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। सो द आंसर इज दैट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट हैज बीन क्लेम्ड ड्यू टू द इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स शैल बी लायबल टू बी टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ द टर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है दैट द एम्प्लॉय हैज अवेल्ड एन एग्जेम्पशन ऑफ डीम्ड एनकैशमेंट ऑफ 1 लाख रुपए इन द पास्ट। He has received from the second employer a sum of 2,50,000 रुपए as an encashment of leave. He will be entitled to the exemption to the extent of। मेरे बेटा यहाँ पे एग्जामिनर ये कह रहा है, कि एक व्यक्ति है जो लीव इनकैशमेंट का पैसा रिसीव कर रहा है, उसको पहले अपने किसी पुराने एम्प्लॉयर से लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला था जिसमें से 1 लाख रुपए का वो एग्जेम्पशन ले चुका है। अब इस बार दूसरा एम्प्लॉयर है जो उसको पैसा दे रहा है। जब वो दूसरा एम्प्लॉयर उसको पैसा देगा तो वो 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहता है। क्या ये अलाउड है? आंसर इज बिग नो। मेरे बच्चे हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेचुटी के अंदर 20 लाख की लिमिट और लीव एनकैशमेंट में 3 लाख की लिमिट, ये दोनों 20 भी और 3 भी दोनों की बात कर रहे हैं। ये लिमिट्स आर फॉर द लाइफ ऑफ द एसएससी, पूरी जिंदगी के लिए ये लिमिट्स हैं। ये लिमिट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एम्प्लॉयर के लिए है या 1 साल के लिए है, ये लिमिट्स पूरे साल के लिए, पूरी लाइफ के लिए है। तो जैसे अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे वो एम्प्लॉयर से पहले पुराने एम्प्लॉयर से 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन ले चुका है। 3 लाख का एग्जेम्पशन तो पूरी लाइफ के लिए है, जिसमें से 1 लाख का एग्जेम्पशन अगर वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है तो अब सेकेंड एम्प्लॉयर के पास जब वो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जाएगा तो मैक्सिमम 2 लाख की एग्जेम्पशन ले पाएगा, क्योंकि 3 लाख रुपए पूरी लाइफ की है, 1 लाख ले चुका है, तो 3 में से 1 लाख रुपए गया तो बाकी मैक्सिमम 2 लाख का वो एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएगा। और यही हमारे पास आंसर भी आ जाता है यहाँ पे, दैट ही विल बी इंटाइटल्ड टू द एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का ले चुका है, 2 लाख का और लेगा, मैक्सिमम 3 लाख की लिमिट उसकी पूरी हो जाएगी। Then we are coming to question number 6। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे एंड मिस्टर एस आजा आर द को ओनर्स ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। एक मकान है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, को ओनर्स हैं। याद रखिएगा को ओनर्स के लिए सेक्शन 26 अप्लाई होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, यहां पे इंटरेस्ट की लिमिट के बारे में एग्जामिनर बात करेगा। दे ओन 50% शेयर ईच। उस मकान के अंदर दोनों का 50-50% का हिस्सेदारी है। याद रखना एक बात का मेरे बेटा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज की केस में जब हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट की बात होती है। ये जो मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट की बात होती है, ये 2 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है फॉर ईच को ओनर टू बी टेकन सेपरेटली। पहले का भी 2 लाख लेंगे, दूसरे का भी 2 लाख लेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कभी भी कि 2 लाख रुपए को इन द रेशियो ऑफ ओनरशिप डिवाइड कर दे, नहीं। रेशियो ऑफ ओनरशिप में 2 लाख को आप कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। 2-2 लाख रुपए का दोनों को डिडक्शन मिलेगा इन केस ऑफ को ओनरशिप ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। और यही कंसेप्ट यहां पे एग्जामिनर यूज भी कर रहा है। आगे दोबारा पढ़िएगा। मिस्टर जे एंड मिस्टर एस आर द को ओनर्स ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी and they own 50% share each. The interest paid by each co-owner during the previous year on loan is 2,05,000 रुपए each. The amount allowable for deduction in respect of each co-owner is, मेरे बच्चे 2,05,000 रुपए का इन्होंने दिया है each, तो यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगा
वो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए का मिलेगा। 2 लाख के आगे लिख देना 2 लाख रुपए ईच, कंबाइंड 2 लाख नहीं है, 2 लाख रुपए ईच। क्वेश्चन नंबर 7 एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और जिन स्टूडेंट्स ने कैपिटल गेन्स का चैप्टर मेरे से किया है, आप लोगों को अच्छे से याद है, मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर ऐसे करवाया था कि एक ब्लॉक बनाया था जिसके अंदर मैंने कुछ एसेट्स रखे थे। जैसे मैं अभी भी आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 3 एसेट्स एक ब्लॉक के अंदर डाल दिए हैं। अब जरा बात को समझते हैं। मैंने 3 एसेट्स रखे इस ब्लॉक के अंदर। एक मैंने रखा ये कैलकुलेटर, ये एसेट है। एक मैंने रखा ये पेन का पाउच है, ये भी एक एसेट है। और फिर मैंने रखा ये रिमोट कंट्रोल एसी का, ये भी एक एसेट है। तो मेरे पास ब्लॉक के अंदर 3 एसेट हैं। मान लीजिए मैंने ये तीनों एसेट्स ब्लॉक में से निकाल के बेच दिए, तो मेरे ब्लॉक का स्टेटस क्या है? मेरे ब्लॉक का स्टेटस है कि मेरा ब्लॉक खाली हो गया, माय ब्लॉक बिकम्स एम्प्टी। व्हेन द ब्लॉक इज एम्प्टी, ऑब्वियसली यू कैन नॉट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन्स। अगर इन 3 एसेट्स का जो सेल प्राइस है, ये मेरे पास सामने है 3 एसेट्स, अगर इन 3 एसेट्स का सेल प्राइस ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा हो गया तो बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर इन तीनों एसेट्स का जो सेल प्राइस है वो ब्लॉक की वैल्यू से कम हो गया तो बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। याद रखना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। या वो गेन्स होगा या फिर वो लॉस होगा, डिपेंडिंग अपॉन की सेल प्राइस और ब्लॉक की वैल्यू का कंपैरिजन करके कौन सी वैल्यू आ रही है। और यही हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी बन जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे, when the entire block the asset is sold for a price which is more than the value of the block, then the excess amount shall be treated as, अगर more than है तो excess will be treated as a short term capital gains under section number 50। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है that the unabsorbed depreciation which has been brought forwarded from the earlier year of a particular business can be set off from। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की तो एक खासियत है, ये किसी भी इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा, सैलरी को छोड़ देना, कैजुअल इनकम्स को छोड़ देना। तो इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट द इनकम ऑफ सैलरी। कैजुअल इनकम लिखा होता तो मैं कैजुअल इनकम से भी सेटअप नहीं कर पाऊंगा, बाकी कहीं से भी सेटअप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन। याद रखिएगा बेटा, सीडीटी के बारे में बात कर रहा है एग्जामिनर। सीडीटी अप्लाई होता है हर प्रकार के डिविडेंड के ऊपर, तो चाहे वो इक्विटी का डिविडेंड हो या प्रेफरेंस का डिविडेंड हो, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो, या फिर इस साल से अमेंडमेंट हुआ डीम्ड डिविडेंड है तो भी हम लोग उसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स चार्ज करेंगे। 222A, B, C, D, E पांचों क्लॉजेस के अंदर ऐसा ही होगा। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कैजुअल इनकम इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन। कैजुअल इनकम के लिए हमें पता है कि उसका टैक्स रेट 30% का रहता है और सेक्शन 115 BB रहेगा इसका। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, to apply the clubbing provisions under section 64 subsection 1 clause 4। clause 4 के अंदर स्पाउस की बात होती है, याद रखिएगा हमेशा। to apply the clubbing provisions under section 64 subsection 1 clause 4, the relationship of husband and wife must exist at the time of। husband and wife का relationship exist करना चाहिए। कब exist करना चाहिए? husband and wife का relationship exist करना चाहिए 2 occasions पे। ये 2 केसेस कौन से हैं? पहला, जिस दिन एसेट को ट्रांसफर किया वो वाला दिन। दूसरा, जिस दिन इनकम एक्रू हो रही है वो वाला दिन। अगर इन दोनों तारीखों पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तब आपने क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करने हैं। और अगर किसी भी एक दिन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आपने क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करते। 2 दिन फिर से सुन लीजिए। 2 दिन कौन से? पहला, जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुआ, और दूसरा, जिस दिन इनकम एक्रू हुई। और अब यहां पे पढ़ते हैं क्या कहता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है, टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ बोथ
at the time of transfer of asset as well as at the time of accrual of income. क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिनर कहता है द हाउस प्रॉपर्टी हुज फेयर रेंट इज 1,20,000 रुपए इज वैकेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर. याद रखिएगा ये मकान वैकेंट है, खाली है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए. अगर प्रॉपर्टी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए खाली है तो GAV इसका होगा 0, GAV इसका होगा 0. म्युनिसिपल टैक्सेस जो भी वो पे करेगा उसको लेस करना अलाउ किया जाता है. हमारे एग्जाम्पल में उसने 20,000 के म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए, लेस होगा, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो NAV आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ 20,000 रुपए, नेगेटिव ऑफ 20,000 रुपए. तो आंसर इज नेगेटिव ऑफ 20,000 रुपए. NAV एग्जामिनर ने आपसे पूछा है. क्वेश्चन नंबर 13 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स में से डाउट के तौर पर पूछते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, एग्जामिनर कहता है दैट मिस्टर जे वाज एम्प्लॉयड ऑन 1 अप्रैल 2008 इन द ग्रेड ऑफ 15,000, 500, 17,000, 750, 21,500, 1,000 और 31,500. His gross salary for the assessment in 1920 previous year 1819 shall be. एग्जामिनर कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि ग्रेड ऑफ सैलरी में एम्प्लॉय हुआ था और उसकी सैलरी कितनी है ये आप बताओ. तो ठीक है, हम लोग ग्रेड की कैलकुलेशन यहां पे करेंगे. 1 अप्रैल 2018 को जब उसने नौकरी शुरू करी थी, 1 अप्रैल 2018 नहीं 8, जब 1 अप्रैल 2008 को उसने अपनी नौकरी शुरू करी थी तो उस समय इसकी बेसिक सैलरी कितने की थी? उस समय इसकी बेसिक सैलरी थी 15,000 रुपए की और उसके बाद 500 रुपए से उसकी इनकम में इजाफा होगा जब तक उसकी इनकम 17,000 नहीं हो जाती. तो अप्रैल 2008 को ये अमाउंट था इसका 15,000. फिर 1 अप्रैल 2009 को ये बढ़ के हो जाएगा 15,500. 2010 में ये हो जाएगा 16,000. 2011 में हो जाएगा 16,500. 2012 में हो जाएगा 17,000. एक बार इसने 17,000 का लेवल अचीव कर लिया तो अगले साल दैट इज अप्रैल 2013 में इसकी सैलरी 750 रुपए से बढ़ जाएगी. तो इट विल बिकम नाउ 17,750. 17,750 में 750 और जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2014 के अंदर 18,500. फिर से जोड़ेंगे तो हमारे पास 2015 में आएगा 19,250. फिर से जोड़ेंगे तो 2016 में आएगा हमारे पास 20,000 रुपये. फिर से जोड़ेंगे तो 2017 में ये आ जाएगा 20,750 और 2018 में ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 21,500 रुपये. अब क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 2018-19 की कैलकुलेशंस करनी है, दैट इज हमें कैलकुलेशन करनी है अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के लिए. हमारे लिए इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में सैलरी है 21,500. 21,500 को 12 से गुणा कर दीजिए तो आपके पास इस साल की सैलरी आ जाएगी जो कि है 2,58,000 रुपये. मेरे बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना. एग्जाम के अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे बिल्कुल भी. तो 2,58,000 रुपये. अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर आ रही हो तो प्लीज 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 मेरे से कॉल करके पूछ लीजिएगा. बट आई होप दीज आर प्रीटी इजी कंसेप्ट जो कि आपको पहली बार में समझ आ रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं. एग्जामिनर कहता है फॉर द असेसमेंट इन 1920 दैट इज प्रीवियस ईयर 1819 that is previous year 1819 a business loss of the SSC was 1 lakh रुपए in the current year and the depreciation was 1,40,000 रुपए. The SSC furnished the return of income. SSC furnished the return of income on 15 दिसंबर 2019 although the due date was 30 सितंबर 2019. In this case the SSC shall be, मेरे बेटा याद रखिएगा SSC बिलेटेड रिटर्न सबमिट कर रहा है, देरी से रिटर्न सबमिट कर रहा है, बिलेटेड रिटर्न सबमिट कर रहा है. अगर आप बिलेटेड रिटर्न सबमिट करते हैं तो उस केस में आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस. ये बात हम लोगों को अच्छे से आती है.
लेकिन बिलेटेड रिटर्न सबमिट करने पे आप बिल्कुल भी झिझकिएगा मत, आप कभी भी अपसेट मत होइएगा, आप हमेशा अपने अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिर्फ दो ही तो चीजें ऐसी हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, एक है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो दूसरा है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो यहां पे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन जो बिजनेस का लॉस है वो बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग यहां पे कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर रहेगा हमारे पास सी, इट इज नॉट टू बी कैरी फॉरवर्डेड बिजनेस लॉस बट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड द अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, क्या कहता है एग्जामिनर कहता है दैट मिस्टर जे इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज 70 ईयर्स is due to receive 2,20,000 रुपए on 31 मार्च 2019 on the LIC policy which was taken by him on 1 अप्रैल 2010। मेरे बेटा याद रखिएगा 2003 से पहले आप जितना मर्जी प्रीमियम पे कर सकते थे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम as compared to the amount of the your policy की capital value या face value। लेकिन 2003 में मिस्टर चिदम्बरम was the finance minister and he had, oh I'm sorry मैंने गलत बोल दिया, चिदम्बरम साहब नहीं, यशवंत सिन्हा was the finance minister and यशवंत सिन्हा as a finance minister he had put the restriction of 20%। अगर 1 अप्रैल 2003 से पहले की पॉलिसी है तो कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, अप्रैल 2003 के बाद लिमिट लगा दिया और लिमिट था 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। हमारे इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सम अश्योर्ड है 2,20,000 रुपए का, 2,20,000 ही है ना, ना 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 2,20,000 नहीं है, सम अश्योर्ड दिया हुआ है, सम अश्योर्ड है 2 लाख रुपए। क्योंकि यहां पे सम अश्योर्ड 2 लाख रुपए है तो 2 लाख का 20%, याद रखना 2003 से लेकर 2012 के बीच में ये जो पीरियड था 3 से लेकर 12 के बीच में जो पीरियड था उसमें 20% की लिमिट थी और 12 में फिर से इस लिमिट को डिक्रीज करके 10% कर दिया था। 13 में लिमिट को 15% रखा गया था जो फिजिकली हैंडीकैप डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए। तो यहां पे 2 लाख का 20% इज द लिमिट। 2 लाख का 20% अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दैट कम्स टू व्हाट 40,000 रुपीज आई गेस। तो अगर प्रीमियम आपने 40,000 से ज्यादा पे किया है, मैं कैलकुलेट कर लूं भाई कि गलत ना बोल दूं, 2 लाख का 20% कम्स टू 40,000 यस। तो अगर प्रीमियम 40,000 से ज्यादा का दिया है तो डिडक्शन मैक्सिमम 40,000 का ही मिलेगा 80C में, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपने उस लिमिट से ज्यादा का प्रीमियम पे किया तो जब पॉलिसी की मैच्योरिटी पे पैसा आपको मिलता है तो 194DA के हिसाब से उसके ऊपर TDS भी कट जाता है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का एग्जेम्पशन नहीं मिलता, जो भी पैसा पॉलिसी का होगा वो टैक्सेबल होगा और साथ साथ में उसके ऊपर TDS भी कटता है। नाउ यही सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी है। 2,20,000 पे जो उसको मिलेगा वो 2,20,000 पे टैक्सेबल होगा, तो तीनों में टैक्सेबल लिखा हुआ है, पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको। The taxable is the tax is deductible on 2,20,000 पे since the annual premium exceeds 10%, गलत बात, exceeds 20%, हाँ बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि ये 2003 और 2012 के बीच में है इस वजह से 20%। 2012 के बाद की पॉलिसी होती तो हम लोग ले लेते यहाँ पे 10%। चलिए तो अब जीएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जीएसटी का दिया हुआ है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एन एसएससी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन अंडर जीएसटी। बेटा इंटरेस्ट के लिए हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 50, जो कि काफी आसान सा सेक्शन है। उसके अंदर कुछ 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है और उसके हिसाब से अगर आप डिले करते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट देना है, अगर आप एक्सेस आईटीसी क्लेम करते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट देना है, अगर आप अपनी आउटपुट की लायबिलिटी को जानबूझ के कम दिखा रहे हैं तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट आपको हर केस में पे करना है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 17
GSTN, that is GSTN Network, एक कंपनी है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैंने अपनी क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में ये बात लिखवाई है दैट इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। तो सेक्शन नंबर 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज को गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं, क्या कहता है एग्जामिनर, कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाईज विच आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई। कौन कौन से सप्लाईज स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर होती हैं? सभी तरह प्रकार की सप्लाईज हैं मेरे ख्याल से। तो सप्लाईज विच आर मेड विद कंसिडरेशन, यस। सप्लाईज विच आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगेन द आंसर इज यस। बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। अगर आपने सप्लाई करने के लिए पैसा लिया तो भी सप्लाई है, पैसा नहीं लिया तो भी सप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 19, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग्स का मतलब होता है अ प्लेस टू स्टे, अ प्लेस टू स्टे, रहने की जगह, बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पे रहने की जगह। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स, रेंटिंग ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर एनी पर्पसेस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर रहने की जगह है और आपने उसको किसी भी काम के लिए किराए पे दे दिया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा? नहीं, रहने की जगह है और अगर आप उसको रहने के पर्पस से ही लेट आउट करेंगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो आंसर इज दैट इट शुड बी रेंटेड ओनली फॉर द रेसिडेंशियल प्रीमिसेस या रेसिडेंशियल पर्पसेस। क्वेश्चन नंबर 20, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट by way of a performance in a folk dance, classical dance, art forms of music, dance, theater shall be exempt if the consideration charged for such performance is not more than मेरे बेटा ये काफ़ी पुराना इसके अंदर चेंज हो चुका है। काफ़ी टाइम पहले 1 लाख की लिमिट होती थी, उसके बाद लिमिट को बढ़ा के 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अगर कोई 1.5 लाख रुपए तक का पैसा चार्ज कर रहा है फॉर फोक म्यूजिक, फोक डांस, फोक आर्ट्स, तो उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। 1.5 लाख से ज्यादा है, मान लीजिए 1,70,000 रुपए है, तो फिर पूरे 1,70,000 के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन ऐसा है जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना? तो ध्यान रखना, एक ऐसा व्यक्ति जो उन प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है जो जीएसटी के दायरे में कवर नहीं होते, पेट्रोल, डीजल एंड सो ऑन। दूसरा कोई ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहा है, उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। तो यहां पे हमारे पास आ गया अ पर्सन हु इज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है that the proper official will have regard to the following while cancelling the registration। किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो इन सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर। किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा? पॉइंट ए, whether the business has been discontinued, क्या बिजनेस को बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। दूसरा, whether there is any change in the constitution of the business, हाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, पहले पार्टनरशिप फॉर्म चल रही थी, अब कंपनी बना दिया आपने, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा था, अब आपने कंपनी बना दी या पार्टनरशिप फॉर्म बना दी, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। whether the taxable person is no longer liable to be registered, उसका टर्नओवर कम हो गया या वो अब सिर्फ एग्जेप्टेड गुड्स में डील करने लग गया, तो आंसर है ऑल। इन सभी कारणों से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे। Any payment required to be made by a person who is not registered under the act shall be made on the basis of। मेरे बेटा किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी मिला नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला नहीं, लेकिन वो जीएसटी पे करना चाहता है, तो क्या वो जीएसटी दे सकता है? आंसर इज यस, दे सकता है। सरकार कहती है कोई नहीं, पैसा दे दो दे दो दे दो, जो सरकार को चाहिए उसके लिए उन्होंने प्रोविजन बना दिए, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, कोई बात नहीं, पैसा दे दो। भाई कैसे दे दे? सरकार ने कहा हम आपसे पैसा फिर भी ले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ TIN, टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, द GST काउंसिल, in the GST council the decision will be taken by the 3/4 majority
with the center having dash voting and the state having dash voting. बेटा जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बनाया गया, प्रेसिडेंट साहब ने इसको अप्रूवल भी दिया, प्रेसिडेंट साहब ने इसको बनाया। चेयरमैन जो होते हैं वो हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। आज के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज मिस्टर अरुण जेटली, तो ही इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। और काउंसिल में जितने भी डिसीजंस होंगे उसके अंदर 75% का यस होना जरूरी है। और वो जो 75% मेजोरिटी है उसके अंदर भी उन्होंने बाइफरकेशन दिया कि 1/3 75% का 1/3 75% का 1/3 दैट इज 25% की बात हो रही है, दैट विल बी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाकी 2/3 जो रहेगा दैट विल बी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक वोट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो गोवा का एरिया छोटा, गोवा की पॉपुलेशन कम, फिर भी एक वोट। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट, तो भी उसके अंदर भी एक वोट। वन स्टेट वन वोट irrespective of the area, irrespective of the population. And the last one for this class of today, 25 number पे आ रहे हैं। Input can be claimed if the following particulars are mentioned in the invoice. आईटीसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इनवॉइस के ऊपर ये सारा डाटा है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए इसके ऊपर, डाटा के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर क्या क्या होना चाहिए? GSTIN ऑफ द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट, ऑब्वियसली बात है जीएसटी नंबर दोनों का हो, सप्लायर का भी हो, रिसीवर का भी हो। द प्लेस ऑफ सप्लाई, यस कहां पे सप्लाई हो रहा है, बिल्कुल। नेक्स्ट द टैक्स अमाउंट, ऑब्वियसली यस ये भी होना चाहिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली यस ये भी होना चाहिए। दैट इज आंसर इज डी। 1 2 3 4 सब कुछ वहां पे हो तो जाके इनवॉइस भी कंप्लीट माना जाता है। और अगर इनवॉइस कंप्लीट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट इन पेनल्टीज आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ ऑलरेडी से पता है। लो मेरे बेटा, आज 1 अप्रैल को मैंने आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 12 करवा दिया है और आने वाले दिनों में मैं बाकी के सारे मॉक टेस्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑन डेली बेसिस। आई होप कि आप लोगों के बीकॉम के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं। जिनके बीकॉम के एग्जाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए बाकी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड डू स्टडी वेरी गुड, वेरी वेल एंड वेरी हार्ड। और कभी भी टैक्स के सब्जेक्ट में कोई भी डाउट कभी आए तो मेरे को याद हमेशा कीजिएगा, भूलिएगा मत। टिल द टाइम आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय बाय।